नमस्कार विद्यार्थियों। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की वीडियो क्लास में, लेक्चर सेशन में आप सभी का हृदय से स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों में संवैधानिक प्रावधान उपरांत संवैधानिक प्रावधानों के बने हुए आयोग और समितियों के संदर्भ में कोठारी कमीशन, जिसका समय 1964 और 66 है, के उन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की जो कि प्रारंभिक शिक्षा से, स्कूली शिक्षा से संबंधित थे। विद्यार्थियों, स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के लिए हुए प्रयासों में साल 1948 का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसके अध्यक्ष श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, और 1952-53 का 52-53 का माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिनकी सिफारिश माध्यमिक शिक्षा संबंधित थी और जिसके अध्यक्ष MS मुदालियर महोदय थे, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अपितु वो सिफारिशें सीधे सीधे प्रारंभिक शिक्षा संबंधित ना हैं, इसलिए उन पर हमने अध्ययन नहीं किया। हम सीधे पहुंचे कोठारी कमीशन पर, और कोठारी कमीशन की स्कूली शिक्षा से संबंधित जो मुख्य सिफारिशें थीं उन पर हमने चर्चा कर ली है। विद्यार्थियों, अब हम साल 1966 यानी कोठारी कमीशन का जो समय पूरा हो गया था, उन्होंने अपनी सिफारिशें दे दी थीं, उसके बाद के समय पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, कोठारी कमीशन ने जब अपनी सिफारिशें दी यानी 1966 में, उसके बाद उनकी सिफारिश के आधार पर देश में एक नई शिक्षा नीति घोषित होती है, जिसे हम स्वतंत्रता के बाद पहली शिक्षा नीति कह सकते हैं। साल 1968 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 कह सकते हैं जिसे। इसके प्रारंभिक शिक्षा के से संबंधित क्या प्रावधान रहे थे, आज हम इन पर चर्चा करेंगे। इन्होंने मुख्य सिफारिश, सबसे पहली सिफारिश ये की कि प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य हो। प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क हो और अनिवार्य हो। विद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाएं शिक्षण का माध्यम बने। यह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव रहा विद्यार्थियों। पहली तो अनिवार्य एवं निःशुल्क हो, और दूसरा कि विद्यालय स्तर पर जो शिक्षा की मीडियम है, माध्यम है, वह क्षेत्रीय भाषाएं हों। त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यानी त्रिभाषा सूत्र की जो सिफारिश कोठारी कमीशन द्वारा की गई थी, उनकी सिफारिश को सरकार ने मान लिया, और उसके आधार पर जो 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होती है, उसमें ये बात रखी गई कि त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन सुनिश्चित हो।
इस आधार पर क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है विद्यार्थियों कि सबसे पहले विद्यार्थी को अपनी क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन करने दिया जाए। दूसरी, संघ की राजभाषा हिंदी या संघ की ही कोई दूसरी भाषा हो। तीसरी, कोई यूरोपीय भाषा या कोई शास्त्रीय भाषा होगी। ये 3 भाषाएं जो त्रिभाषा सूत्र जिसे कहते हैं, जो कि पहले ही घोषित किया गया था, जिसमें थोड़ा सा संशोधन करते हुए कोठारी कमीशन ने भी इसके संबंध में अपनी सिफारिशें दी थी। और सरकार ने जब 1968 भारत सरकार ने जब 1968 में अपनी नई शिक्षा नीति घोषित की तो उन्होंने त्रिभाषा सूत्र के संबंध में स्पष्ट निर्देश ये दिया कि त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अगला सुझाव है विद्यार्थियों, समान स्कूल पद्धति का विकास किया जाए, यानी सभी को पढ़ने के समान अवसर प्राप्त हो, एक तरीके के स्कूल हों, किसी भी आधार पर विद्यार्थियों के साथ ये भेदभाव न किया जाए कि कोई बच्चा किसी बहुत अच्छे स्कूल में जा रहा है और एक बच्चा एक बहुत ही निम्न स्तर की योग्य विद्यालयों में शिक्षा ले रहा है। ये अन्याय, ये सामाजिक अन्याय कदापि ना हो। इस संदर्भ में उनका ये सुझाव था। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में ये प्रावधान किया गया कि सभी को पढ़ने के समान अवसर मिले, सभी के लिए स्कूलों की जो व्यवस्था हो समान हो। अगला इनका सुझाव है कि परीक्षा की जो व्यवस्था है वह विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठ हो। परीक्षा की व्यवस्था विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठ हो, यानी किसी भी आधार पर पहले तो परीक्षा पर विश्वास हो कि इससे जो चीज़ निकलती है, परीक्षा जो विद्यार्थी उत्तीर्ण करके निकल रहा है उसमें वह क्वालिटी है जिस स्तर की उसने परीक्षा दी है। अगला, वो वस्तुनिष्ठ हो, यानी सभी के लिए एक जैसी हो। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य उसमें वैज्ञानिकता का होना, कि यह चीज़ कि जैसे कि यदि कहा जाए कि आज ये तारीख है, मान लिया जाए कि आज वास्तविकता में 25 जून है, 24 जून है, तो 24 जून के हिसाब से ही काम हो। जो जैसा है उसे वैसा ही मानना वस्तुनिष्ठता है। अर्थात जिस स्तर के लिए जिस परीक्षा की व्यवस्था की गई है उस स्तर की क्वालिटी की जांच उस परीक्षा के माध्यम से हो। परीक्षा विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठ हो। इस संदर्भ में विद्यार्थी, अगला इनका सुझाव है समाजोत्पादक कार्य पाठ्यक्रम में शामिल हो। ये शिक्षा नीति 1968 का प्रावधान है कि समाज उत्पादक कार्य पाठ्यचर्या में शामिल हो। अर्थात पढ़ाई लिखाई सिर्फ कागजी और किताबों तक न रहकर उत्पादन से जुड़े। विद्यार्थियों, हमें यह भी यहां ध्यान देना होगा कि यह समय कौन सा है। 1962 चीन, 1965 पाकिस्तान, और ये वही वाला समय है जब लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि जय जवान जय किसान। ये वो समय है, किसान की जय की जा रही है तो एक तरफ जवान की जय की जा रही है। और ऐसे में जब बात किसान की हो रही है उस समय काल में, तब यह कहा जा रहा है कि समाज उत्पादक कार्य, यानी समाज में उत्पादन बढ़े ऐसी शिक्षा, ये आत्मनिर्भर होने का समय था विद्यार्थी। उस समय परिवेश में जाकर सोचिए, ये आत्मनिर्भर होने का समय है, क्योंकि
इसके बाद ही हरित क्रांति होती है हमारे यहाँ। समझिए विद्यार्थियों कि शिक्षा समाज को कहाँ ले जाकर खड़ा कर रही है कि इसके बाद, इस व्यवस्था के बाद उधर कोठारी कमीशन का सुझाव आता है, भारत सरकार अपनी नीति 1968 में इस चीज को शामिल करती है, और शामिल करने के बाद सरकार एक तरफ से ये भी कह रही है कि जय जवान और जय किसान, क्योंकि 1962 और 1965 के बीच का ये आसपास का मामला है। तब विद्यार्थियों हम पाते हैं कि हाँ, समाज उत्पादक कार्य, समाज में उत्पादन इस व्यवस्था के बाद, इस तैयारी के बाद समाज में उत्पादन बढ़ा और देश में हरित क्रांति हुई और हम खाने पीने के मामले में आत्मनिर्भर हुए। और कहीं ना कहीं जो कमी वहां रह गई उसे हम आज भी अपने समय में ढो रहे हैं, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को अब ये कहना पड़ा है कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, भारत आत्मनिर्भर होगा। उन्होंने ये कोरोना काल के संदर्भ में कहा कि इस आपदा को ये अवसर में बदलने का समय है। आपदा को उन्होंने अवसर में बदलने की बात कही और भारत के इससे एक बार फिर आह्वान किया कि भारत को अब आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए। और ये शुरुआत आप देख सकते हैं कि 60 के दशक से चल रही है। विद्यार्थियों, इसके बाद साल 1979 में सत्ता परिवर्तन होता है। उसके उपरांत एक नई शिक्षा नीति की योजना बनाई जाती है, अपितु उसके कुछ ही दिनों बाद फिर सत्ता परिवर्तन हो जाता है और राजीव गांधी जी की सरकार आती है। और राजीव गांधी जी की सरकार 1985 में एक शिक्षा संबंधित मसौदा प्रस्ताव तैयार करती है, जिस प्रस्ताव का नाम है शिक्षा की चुनौती। शिक्षा की चुनौती प्रस्ताव पर देश के विद्वानों से चर्चा की जाती है और इस चर्चा के उपरांत जो निष्कर्ष निकलता है वह नई शिक्षा नीति 1986 का आधार बनता है। शिक्षा की चुनौती प्रस्ताव जो कि साल 1985 में रखा गया, उस पर चर्चा हुई। उस चर्चा से जो निष्कर्ष निकले वह निष्कर्ष नई शिक्षा नीति 1986 की आधारशिला बनती है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में वीडियो सेशन में इतना ही। आगे हम शिक्षा के प्रयासों की श्रृंखला में 1986 की नीति में क्या विशेष व्यवस्थाएं की गई जिससे स्कूली शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा को गतिशीलता मिली, इन प्रावधानों पर हम अगले वीडियो लेक्चर सेशन में चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनने के लिए, सवाल पूछने के लिए, कमेंट करने के लिए विद्यार्थियों आप सभी का बहुत बहुत आभार। शुक्रिया सभी का, धन्यवाद।